और देखिए चुनावों की बात हो रही है और भारत समाचार पर सुबह से ही हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी और इस वक्त भी भारत समाचार पर एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत खास लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ फराज किदवई जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। रोहन सिंह जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। तमजीद अहमद जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से मेरे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। अमन पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आरएलडी से, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं रोहन सिंह जी, जिनका मैं जिक्र कर चुकी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवेद शिको जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आपका भी स्वागत है। विश्लेषण हम करते हैं। सबसे पहले नवेद जी मैं आप ही के पास आऊंगी, आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि पहला चरण है, पहला चुनाव है और 8 जिले, ये कितने महत्वपूर्ण हैं? किस तरह की सीटें हैं दोनों दलों के लिए? कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है? क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जहां आज वोटिंग हो रही है, अगर उनकी बात की जाए तो बहुत सारी खास बातें हैं आज के चुनाव से जुड़ी हुई। एक तो ये कि रालोद, जिसका रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ में एक लंबे समय से बना हुआ था और कई चुनाव इन्होंने मिलकर लड़े और कई बार ऐसा भी हुआ कि रालोद को भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपने साथ लेना चाह रही थी। अमित शाह जी ने बाकायदा अपने भाषण में कहा था कि वो चाहते हैं कि रालोद उनके साथ आ जाए। उसके बाद भी जयंत चौधरी नहीं माने और वो समाजवादी पार्टी के साथ वफादारी निभाते रहे और ये गठबंधन काफी समय तक चला। हालांकि रालोद के बारे में कहा जाता है कि लगातार ये, इसका अगर पूरा इतिहास देखिए तो बदलाव होता रहा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, लेकिन अखिलेश और जयंत का एक लंबा रिश्ता रहा, वो अब टूटा है। और पहले चुनाव में ये नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक लंबे समय के बाद में कॉम्बिनेशन वाकई ये सफल होता है या असफल होता है। एक खास बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि पिछले कई चुनावों में एक धारणा और बनी हुई है, बसपा जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा दल कहा जाता रहा है, जिसकी जड़ें यहां पर है, जहां पर दलित वोट बैंक का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा उसके पास में है, उसके बारे में एक धारणा बनी रही कि कई वर्षों से कई चुनावों में बसपा सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए और सपा को हराने के लिए चुनाव लड़ती रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन था, लेकिन उसके बाद जब इनकी नाराजगी आपस में ये अलग हुए, फिर तकरार हुई, कई चुनावों में ये कहा गया और अखिलेश यादव जी ने भी आरोप लगाए कि हमें हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन इस बार बसपा की जो चुनावी रणनीति थोड़ी सी अलग है और आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें सिर्फ वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है, ऐसा देखा गया है। ये एक नई बात है। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज की सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दलों का एक बड़ा वर्चस्व होता रहा, पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी लहर पिछली बार भी थी, लेकिन फिर भी कई सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस गठबंधन ने जीत ली थी और आज के चुनाव में भी काफी मजबूत है समाजवादी पार्टी का गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत मेहनत की, वो भी मजबूत है। लेकिन अब यह देखना यह है कि इस टकराव में रालोद का साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत अगर बेहतर होता है तो कहीं ना कहीं चोट पहुंच सकती है समाजवादी पार्टी को। और यह भी देखना है कि कांग्रेस की स्थिति जो बहुत बुरी उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी के साथ इस लोकसभा चुनाव में आने के बाद कॉम्बिनेशन ये सफल होता है या नहीं होता है। बिल्कुल, ये 8 जिले चुनावी कसौटी पर है और अब मतदाता तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और देखिए महत्वपूर्ण बातें जो नवेद शिको जी समझा रहे थे, उनका अपना विश्लेषण था कि ये तमाम चुनौतियां हैं दलों के लिए। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि जमकर चुनावी प्रचार किया गया और हर एक दल ने पूरी जोर आजमाइश की, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, किसी भी पार्टी ने किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए किस तरीके से 8 सीटों में जो वोटिंग का जो सिलसिला है सुबह से चल रहा है। इससे पहले उत्तराखंड की तस्वीर दिखाई और देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए, ये 8 जिले हैं जहां पर सुबह से ही जो हाई वोल्टेज है वो देखने को मिल रहा है। बात मुरादाबाद की करे, पीलीभीत की करे, रामपुर की करे, और इन तमाम 8 सीटों पर लगातार जो वोटर्स हैं प्रत्याशियों की किस्मत को आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फराज किदवई जी, मैं आपके पास आऊंगी। फराज किदवई जी, क्या माहौल है? कुछ टेंशन नजर आ रही है या फिर सब कुछ अच्छा? देखिए स्वाति जी, मैंने पहले भी बोला था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ढलान पर है। 2014 से लेकर के और आप 2022 तक ले लीजिए और अभी जो 2024 में इलेक्शन चल रहे हैं,
आपके पास पेन और पेपर हो, कहीं नोट कर लीजिएगा। और 4 जून को ये ब्रेकिंग चला दीजिएगा कि स्वाति जी के प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि फेज 1 में जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 8 की 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जीतने जा रहे हैं। अब अगर आप कहिएगा तो मैं सीट बाय सीट आपको पूरी आकलन करके बता दूंगा, लेकिन एक छोटा सा आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि मुजफ्फरनगर की अगर आप सीट पर बात करेंगे तो संजीव कुमार बालियान जी वहां से इनके सिटिंग सांसद हैं। हालांकि पिछली बार खाली ये 3 जीते थे, 2014 में 7 जीते थे। वहां पर इनके विधायक इनका विरोध कर रहे हैं, संजीव बालियान जी को हरा रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके विधायक इनके कैंडिडेट्स को हरा रहे हैं तो बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी खबर है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। भाई, अगर मीडिया परसेप्शन बना रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जिसमें लिखा है राजपूत महापंचायत सेज बायकॉट बीजेपी लीडर्स। मतलब जितनी भी महापंचायत उत्तर प्रदेश वेस्ट की बात नहीं है, खाली मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक और राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक राजपूत समाज ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का। वापस लौटूंगी फराज जी, मैं रोहन जी के पास एक बार आती हूँ। रोहन जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये तमाम चीजें बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहां कहां रण और कौन कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतरे। रोहन जी मुद्दे जो बता रहे हैं फराज किदवई जी, आप लोग भी इनके साथ में हैं, क्या लगता है इस बार का जो मुकाबला है किस तरह का होने जा रहा है? स्वाति जी, ये चुनाव अपने आप में खास है। कुछ लगभग सन 77 की तरह या 2004 की तरह का चुनाव है। इस चुनाव को जनता लड़ रही है और मेरा एक बात मानना है, ये आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आपने सफ़र किया होगा आपको पता होगा कि किस तरह से ग्राउंड पर लोगों के बीच में असंतोष है और एक बहुत बड़ी आबादी है जो पिछले 10 सालों में पीछे छूट गई है। जो लड़के बेरोजगार थे, ओवर एज हो गए, उनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। अग्निवीर आया, जो लोग सुबह सुबह 4 बजे दौड़ने जाया करते थे, उनके बारे में बात करने के लिए कोई नहीं है। तो वो और भी बहुत सारी बात है, जैसे जयंत जी की ही बात है, हमारे साथी बैठे हुए हैं। तो जयंत जी ने जैसे पूरे साल पूरी राजनीति, अभी पिछला दौर उन्होंने मुस्लिम जाट एकता पे बात करी और जैसे उन्होंने एक दिन के अंदर बदला तो उसके बाद उन लोगों को कैसे अपने समझाएंगे, कन्विंस करेंगे चीजों को। तो ये जटिल है इतना, लेकिन ये मेरा मानना है। अब एक बार मैं रुक कर लेती हूँ आनंद दुबे जी के पास, वो भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मैं भूल गई थी आपको रूबरू कराना। बहुत स्वागत है आनंद दुबे जी आपका चर्चा में हमारी। आप इस मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं बहुत जल्दी से, उसके बाद मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाऊंगी। जल्दी से आनंद दुबे जी, आपका विश्लेषण, चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, पहले चरण को, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, ये जो 8 सीट है ये उत्तर प्रदेश में हमारे 80 का आधार है। ये 8 जीतेंगे और इसी से आगे 80 जीतेंगे। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुन रहा था, हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारा बड़ा विरोध है, हमारे यहां बड़ी दिक्कतें हैं। 10 सीटों पर तो ये अपने उम्मीदवार बदल चुके हैं, एक बार नहीं 3 बार बदल चुके हैं। इनको पता ही नहीं है किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना। लग रहा है अखिलेश यादव जी ने पार्टी जो है आउटसोर्स कर दी है, चेहरा अखिलेश जी का है, फैसले कोई और ले रहा है। आजम खान उधर नाराज चल रहे, कहीं एसटी हसन नाराज चल रहे, कहीं कोई नाराज चल रहा है। और डरे तो इस कदर हैं कि शिवपाल जी बदायूं में कह रहे हैं वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब करेंगे। मतलब डरा कर वोट लेना चाह रहे हैं, धमका के वोट लेना चाह रहे हैं। फराज जी ध्यान से सहारनपुर में ध्यान से सुन रहा हूं। सहारनपुर में जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो क्या कह रहे हैं, वो डराने का काम कर रहे हैं। अरे सुन लो, मोदी आ जाएगा तो हमारी तुम्हारी खैर नहीं है। अरे भाई, ये क्यों आप वोटर को डरा रहे हैं, क्यों धमका रहे हैं? आप जाइए ना अपने एजेंडे के साथ, अपने मैनिफेस्टो के साथ, अपने उम्मीदवार के चेहरे पे जाइए। जल्दी से 10 सेकंड में इसका जवाब। लेकिन आपके पास न बताने के लिए कुछ है, दिखाने के लिए कुछ है। सब नाराज चल रहे हैं, तो कैसे चुनाव जीतेंगे? जल्दी से देखिए, इनके यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है स्वाति जी। इनके यहाँ एक मार्गदर्शक मंडल बनता है और क्या होता है कि जब किसी भी सांसद की, किसी भी बड़े नेता की जिसने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है, जब उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती है तो उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। आज देखिए कि आदरणीय कल्याण सिंह जी की इन लोगों ने क्या हालत की है, पूरी दुनिया ने देखा।
आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी और तमाम ऐसे नेता जो थे जिनकी उपयोगिता खत्म हो गई, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया फराज गया। जी आपने घुमा दिया, सवाल नहीं, कुछ और था दूसरी- मेरा, मैं आपने दूस- घुमा दिया। स्वाति जी, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। और और एक मैं नया इसका जवाब दूंगा। अरे स्वाति, मैं इसका जवाब दूंगा। स्वाति जी, एक नया मार्गदर्शक मंडल भी इनके यहाँ बन रहा है। इनके यहाँ एक नया मार्गदर्शक के पास जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। इनके यहाँ एक नया मार्गदर्शक मंडल बन रहा है। मुझे 20 सेकंड दीजिए। नाम तो बता दिए कौन है नए मार्गदर्शक। चलिए हम बताते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अमन पांडे जी बहुत देर से नहीं, एक बार आ जाइए अमन पांडे जी, उसके बाद में आनंद दुबे। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। अच्छा ठीक है, लीजिए आप बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा हमारे यहां मार्गदर्शक मंडल है। बिल्कुल, हमारे जो नेता हैं, जो अनुभवी हैं, उनको हम किनारे कर मार्गदर्शक देते हैं। मंडल में रखते हैं, उनके मार्गदर्शन से किनारे पार्टी कर देते चलाते हैं उनको। लेकिन इन्हों पूरी तस्वीर देखी है उत्तर प्रदेश ने कि कैसे पिता द्वारा बनाई पार्टी पर बेटे ने कब्जा कर लिया और पिता को धोखा देने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि जो पिता का नहीं हुआ, बेटे का क्या, वो प्रदेश का क्या होगा। चाचा को घर से बाहर निकाल दिया। आज परिवार के लोग भटकने मजबूर हैं। आप तो परिवार का सम्मान नहीं कर पाए और दूसरों के मार्गदर्शक की बात करते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं हम मार्गदर्शन लेते हैं, आप तो घर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे जवाब देने दीजिएगा। जिसकी उपयोगिता खत्म उसको आप भगा दे देते हैं। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। और सुनिए, ओम प्रकाश राजभर जी को आपने बेइज्जत किया। आपने केशव देव मौर्य जी की गाड़ी छीनी। आपने जयंत चौधरी जी को छोड़ दिया। मायावती जी ने आपको छोड़ा। आपके साथ तो कोई नहीं है। आप तो अपने सहयोगियों को भी नहीं संभाल पाते हैं, परिवार को नहीं संभाल पाते हैं। स्वाति जी, अब मैं जवाब दूं? ठीक है, जल्दी से। देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम अपने परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम अपने परिवार का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अरे भाई, एक स्टैंड पर तो आप लोग कायम रहिए। दूसरी बात, अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी इन्होंने एक नई मार्गदर्शक मंडल की, नवेद जी भी पूछ रहे थे, जरा लिस्ट बता दिए क्या है। डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन पटेल जी इनके यहां पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं। उपेंद्र रावत और पवन सिंह इनका टिकट इनके मुंह पर मार देते हैं। और सुनिए, जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर, सनी देओल, जसवीर कौर, ये सब बेचारे चले गए कहां? मार्गदर्शक मंडल में। ये तो है उम्मीदवार बदले। अरे सुनते जाइए, अभी बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। लिस्ट बहुत लंबी है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को अरे दुबे जी, आप तो ऐसे बहस कभी नहीं करते। बताइए, मुलायम सिंह जी ने कहा था या नहीं कहा था? ब्रजभूषण, अरे ब्रजभूषण को ये लोग टिकट देंगे। ब्रजभूषण को ये लोग टिकट देंगे, अभी आप देखिएगा। नहीं है वो किसी अभी टिकट देंगे ब्रजभूषण। आप बताइए, ब्रजभूषण को ये लोग टिकट देंगे। आप देखे जाइए, अभी खेल पूरा और दूसरी बात सुनिए, इनको क्या है कि ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की और तमाम बड़ी बातें। अरे आनंद दुबे जी, आप तो ऐसे कभी नहीं थे। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करते थे। आप परेशान को ज्यादा लग रहे हैं, आठ की आठों हार रहे हैं। ये उसका असर हो रहा है। आनंद दुबे जी, आप बड़े शालीन प्रवक्ता हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के। असर आप पे है। बीजेपी में आपके जैसे कम प्रवक्ता इतने शालीन है, लेकिन हमको लग रहा है ये हार का डर है। आप दोनों लोगों को फिलहाल रोकना चाहूंगी। अरे एक बार जरा मतदान की तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा दे। हमारे सहयोगी किस तरीके से चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए पहुंचे, वो तस्वीर भी दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के एक पोलिंग बूथ में, जहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं वोट डाल के यहाँ पे आ रहे हैं। एक युवा लड़की मेरे साथ मौजूद है जो कि वोट डाल के आ रही है। मैडम, आप पहली बार वोट डाल रही है, इससे पहली भी डाला? पहली बार डाला। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्या लगता है आपको मुरादाबाद में एजुकेशन की कुछ कमी है? हायर एजुकेशन की एक सरकारी यूनिवर्सिटी आज भी नहीं यहाँ पे। हाँ जी, यूनिवर्सिटीज और होनी चाहिए। तो पहली बार वोट डाल के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, इट वाज गुड। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय वर्मा है। अजय जी, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? राष्ट्रवाद का मुद्दा है एक तो जो है हमारा जी, और केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, जमीनी रूप पे जो हमारे जो है मुरादाबाद के लिए सरकारी यूनिवर्सिटी मिल रही है और रोजगार का जो है लोगों को मिल रहा है। और भी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ वोट डाल के। एक और युवा मेरे साथ मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेके आपने भी वोट डाला, वोट डाल के आए आप? क्या मुद्दे थे, किस मुद्दे पे आपने वोट डाला, क्या सोच के और किसको वोट डाला? वैसे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं यहाँ से, और साथ में क्योंकि डेवलपमेंट हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो रोड्स हैं
जो कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, पाइपलाइंस वगैरह डली हैं, बट फिर भी काफ़ी जल्दी, जो कि पहले नहीं हो रहा था, बट अब हो रहा है। विकास हो रहा है। विकास। मतलब आपने विकास के नाम पे वोट दिया। हाँ जी। किन मुद्दों को आपने देखा और किन मुद्दों पे वोट डाला? देखिए, शहर में और पूरे देश में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है और शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है ना? और ये सब मुद्दे हैं जिसके लिए वोट डाला। और अब जो अपने युवा हैं, ये भी सब जागरूक हो रहे हैं और इस बार वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं पहले के मुकाबले। तो आप क्या चाहते हैं, आपका जो आने वाला सांसद है वो कैसा होना चाहिए? देखिए, विकास को सबसे ज़्यादा तो विकास है, सड़कें हैं, ये सब चीज़ें, ये मुद्दे हैं मेन, है ना? और आपका जो है शिक्षा का मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं। दीपचंद जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद। कन्नौज में उनका सभी वर्गों का वोट मिला है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और सुब्रत पाठक जी ने जिस ढंग से सर्व समाज को अपने साथ काम करके जोड़ा है, कन्नौज डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर आ गया है और सब लोगों का मानना है कि यहाँ बीजेपी सुब्रत जी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। सपा से पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ 8 की 8 सीटों पर बीजेपी आ रही है। अभी तक सपा ने अपनी सीट क्लियर नहीं की कन्नौज से। देखिए, समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बार 0 सीट पाएगी उत्तर प्रदेश में। जनता में बड़ा उत्साह है, सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही है। माननीय भगवत शरण गंगवार जी को जबरदस्त वोटिंग हो रही है और हर धर्म, हर बिरादरी के लोग वोटिंग कर रहे हैं। इस बार जैसा यहाँ ट्रेंड है, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ पहले कहते थे लोग, लेकिन इस बार ये गढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गया है और सारी जाति धर्मों के लोग बहुत खुशी खुशी वोटिंग कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई और किसान बहुत दुखी है। ये किसान बेल्ट है, यहाँ सब किसान परेशान है, तो इसलिए बहुत चाहता है कि जल्दी से वोटिंग करें और 4 जून को रिजल्ट यहाँ से आए और माननीय भगवत शरण गंगवार जी यहाँ से MP बने। और चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, गठबंधन प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि हमारे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। गठबंधन से प्रत्याशी है मोहिबुल्ला नदवी, जिन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की भारत समाचार पर, और कहा है कि हमारे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। प्रशासन पर गंभीर आरोप, प्रशासन पर भड़के हैं। प्रत्याशी है मोहिबुल्ला नदवी, जिन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि हमारे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। तो देखिए, आजम इस वक्त रामपुर का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है, क्योंकि लगातार यहां पर जो आजम फैक्टर था काफी हावी पड़ता था, लेकिन इस बार की जो समीकरण है काफी बदले से नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो बड़ी जानकारी वो आपको बता रहे हैं कि मोहिबुल्ला नदवी ने पुलिस प्रशासन पर वहां के गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि हमारे लोगों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। जनपद से पुलिस की शिकायतें आई हैं, एक जगह से नहीं आई, 1 दर्जन शिकायतें आ चुकी हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ किसने रोका गया वोट डालने? नहीं, अब देखिए, हम 1 दर्जन से 1500 गाँव में 1 दर्जन से अब देखते हैं उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, जारी होगी। सर, यहाँ कौन लोग गाँव है, वहाँ पर गाँव के अंदर बहिष्कार किया गया? नहीं, पटवाई में क्या सेवनी में जो है वो ऐसे जो परेशान किया, वहाँ पर क्या कहते हैं वो शिकायत दर्ज कराई गई। अब हमारे वोट तो देना डल गया हमारे यहाँ। अब ये आई है लेडीज, इनके वोट डल गए। ये देखिए, इनका वोट डल चुका है। 2 ID लेकर आएंगे, ये 2 ID लेकर आएंगे। ये कह रही है कि मेरा वोट डल चुका है। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ मजाक नहीं तो और क्या है ये? पूरे जनपद में कैसा मतदान? जनपद से पुलिस की शिकायतें आई हैं, एक जगह से नहीं आई, 1 दर्जन शिकायतें आ चुकी हैं हमारे यहाँ पे। सर, यहाँ किसने रोका गया वोट डालने? नहीं, अब देखिए, हम 1 दर्जन से 1500 गाँव में 1 दर्जन से अब देखते हैं उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, जारी होगी। सर, यहाँ कौन लोग गाँव है, वहाँ पर गाँव के अंदर बहिष्कार किया गया? नहीं, पटवाई में क्या सेवनी में जो है वो ऐसे जो परेशान किया, वहाँ पर क्या कहते हैं वो शिकायत दर्ज कराई गई। अब हमारे वोट तो देना डल गया हमारे यहाँ। अब ये आई है लेडीज, इनके वोट डल गए। ये देखिए, इनका वोट डल चुका है। 2 ID लेकर आएंगे, ये 2 ID लेकर आएंगे। ये कह रही है कि मेरा वोट डल चुका है। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ मजाक नहीं तो और क्या है ये?
जनपद से पुलिस की शिकायतें आई हैं, एक जगह से नहीं आई, एक दर्जन शिकायतें आ चुकी हैं हमारे यहाँ से। यहाँ किसने रोका गया वोट डालने? नहीं, अब देखिए हम एक दर्जन से 1500 गाँव में एक दर्जन देखने में जो है वो ऐसे जो परेशान किया, वहाँ पर क्या कहते हैं वो शिकायत दर्ज कराई गई। हमारे वोट को देना डल गया हमारे। अब ये आई तो देखिए मोहिबुल्लाह हैं और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और ऐसे में ये लगातार वहां के पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, उनको पुलिस प्रशासन वोटिंग नहीं करने दे रही है। प्रशासन पर जमकर भड़के हैं सपा प्रत्याशी नदवी। आप देखिए तमाम लोगों के बीच में वो मौजूद रहे और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं वहां के पुलिस प्रशासन से। तो देखिए रामपुर की ये तस्वीरें हैं और जहां पर एक समय पर यह माना जाता था कि आजम फैक्टर काफी जबरदस्त तरीके से माना जाता था। इससे पहले भी आपने एक तस्वीर देखी जिस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे आजम खान से जिला जेल में मिलने के लिए, कई बातें गुफ्तगू हुई इन दोनों नेताओं के बीच और ये कहा जा रहा था कि आजम खान खुद चाहते हैं कि अखिलेश यादव इस सीट पर लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरे प्रत्याशी को उतारा और कई लोगों का यह भी मानना था कि ये पैराशूट प्रत्याशी है और ऐसे में वहां पर जो समीकरण है समाजवादी पार्टी के विपरीत जा सकते, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने उनकी नहीं मानी। और देखिए अब जिस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं प्रत्याशी, कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और बड़ा सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से टैकल करता है। पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पैनल मौजूद है, बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ फराज किदवई जी जुड़े। फराज किदवई जी, अभी आपने देखी रामपुर की तस्वीरें, क्या कुछ कहना चाहेंगे तस्वीरों को देखिए? स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि इनको इलेक्शन जीतना है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीतेंगे तो बेईमानी करके जीतेंगे। अगर बेईमानी, मान लीजिए इलेक्शन के पोलिंग के दिन, ये लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें फर्जी वोट किसी, अभी आपने आपके चैनल ने ही दिखाया, तो वैसे अगर नहीं कर पाएंगे तो चंडीगढ़ में तो पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाया। और हम लोग कहते हैं साहब कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो कहते हैं कहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है? आप टीवी पर चर्चा तो कर रहे हैं। अरे साहब, आज की तारीख में जैसे मोबाइल फोन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अभी स्मार्ट हो गया है मोबाइल फोन, वैसे ही भारत में अब डिक्टेटरशिप भी स्मार्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब चंडीगढ़ में इन लोगों ने लोकतंत्र को बंधक बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति जी क्या बोला कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने बोला। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? लोकतंत्र की हत्या। अरे तो साहब, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और आपका चैनल भी दिखा रहा है कि एक वोटर का वोट दूसरे लोग डाल करके चले जा रहे हैं, खुलेआम बेईमानी हो रही है, तो बेईमानी करके तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इस पर आप भी प्रतिक्रिया दें, लेकिन उससे पहले अमन पांडे जी। देखिए, जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव हारता है या उसको लगता है कि अब चुनाव में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई है, पिछले कई बार से देखा गया है ये चीज़, तो वो दो चीज़ का ढोल पीटते हैं। एक ईवीएम का, कि ईवीएम खराब है, और दूसरा कि अपने ही कार्यकर्ताओं को 3-4 लोग को लेकर के वो ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं। रामपुर में इस समय गठबंधन से प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत नहीं है, सबको पता है। प्रत्याशी कई बार बदले भी गए वहाँ पर और प्रत्याशी बाहर के भी हैं। तो मुझे लगता है उसी की ये पहले उन्होंने की है कि वो समझ चुके हैं कि वो चुनाव में नहीं। बिल्कुल ठीक है। और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता तमजीद अहमद जी भी जुड़ चुके हैं। तमजीद जी, बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका। आप इन 8 सीटों को किस तरीके से देख रहे हैं और मुकाबला कितना कड़ा है, कितना जबरदस्त है? कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं लोग? पहला चरण कितना महत्वपूर्ण? स्वाति जी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके की डिटेल हम लोगों के पास आ रही है, जिस तरीके के आंकड़े हम लोगों के पास आ रहे हैं, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं 8 सीट पे उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बड़े मार्जिन से आगे निकल चुके हैं। अब आप देख लीजिए बौखलाहट में किस तरीके से पुलिस प्रशासन अब सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है। चुनाव आयोग से हम लोग अपील भी कर रहे हैं और लगातार हम लोग उनके संपर्क में भी हैं कि जो भी जिस तरीके का शासन प्रशासन जो कार्य कर रहा है और जिस तरीके से मदद करने का काम कर रहा है, तो हम लोग ये अपील करेंगे चुनाव आयोग से भी कि इस तरीके की कार्रवाई करने से रोका जाए। सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इस तरीके के कृत्य अच्छे ठीक नहीं लग रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बौखलाहट की सीमा क्या है कि अब शासन प्रशासन के जरिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही, जो मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है स्वाति जी।
चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के खिलाफ अन्याय और अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अन्याय अत्याचार का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दे मुद्दा कहाँ हो। चल रहे हैं इस बार नवेद जी? मुद्दे तो चल ही नहीं रहे इस बार। मोदी की गारंटी चल रही है, नहीं, मोदी कोई की गारंटी चल रही है। स्वाति जी, अगर गारंटी चल रही होती तो पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ने आता, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में रोकना चाहेंगे सर आपको। और बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई, सपा सांसद एसटी हसन के घर पुलिस पहुंची है। एसटी हसन ने जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया है। एसटी हसन वही है जो मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो देखिए, बड़ी जानकारी उनसे जुड़ी हुई, पुलिस की सूचना पर नोडल मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं। सपा सांसद एसटी हसन के घर पहुंची है पुलिस। एसटी हसन ने जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया है। पुलिस की चुनाव आयुक्त को वो शिकायत भी करेंगे। एसटी हसन का कहना, नर्सिंग होम में चुनाव की पर्चियां निकाली जा रही हैं। ये बड़ी खबर है। पुलिस की सूचना पर नोडल मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हैं। आरोप बहुत गंभीर है। इससे पहले रामपुर की तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर सपा कैंडिडेट ने गंभीर आरोप लगाया वहां के पुलिस प्रशासन पर। और ये दूसरी बड़ी अपडेट, आनंद जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अभी फराज किदवई जी जो बात कह रहे थे और जिस तरह की बातें, देखिए जब कैंडिडेट्स हारना शुरू करते हैं ना, जैसा अमन जी कह रहे थे, जब उनको ये लग जाता है कि अब उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, वो चुनाव हार रहे हैं, तो वो इस तरह की बयानबाजी करना शुरू करते हैं। अपने कुछ 2-4 समर्थक खड़े करते हैं, फिर उनसे कहते हैं हमारा वोट डल गया, ये हो गया, वो हो गया, पुलिस पर आरोप लगा देंगे, ईवीएम पे आरोप। अभी आप देखिए, कल से ही प्रियंका गांधी ने शुरू कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, अगर ईवीएम में छेड़छाड़ हुई तो बीजेपी 400 पहुंचेगी, अगर छेड़छाड़ नहीं हुई तो बीजेपी 180 पहुंचेगी। मतलब वो अभी से ईवीएम का रोना उन्होंने शुरू कर दिया। शिवपाल जी और इमरान मसूद के बयान मैंने आपको बताई दिए। इसके अलावा किस तरह से विपक्षी नेताओं के जनसभाओं से गालियां निकाली जा रही हैं हमारे सहयोगियों के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, ये सारी चीजें यही बताती है कि इनको पता चल चुका है कि इनको चुनाव हारना है। और देखिए, ये पहले दिन से नहीं, ये बहुत पहले से जान रहे हैं। जब चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हुई थी तब से इनको पता है कि इनको चुनाव हारना है। ये जान रहे हैं कि जनता इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, लेकिन एक रस्म अदायगी है, एक फर्ज अदायगी है कि भाई लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, इसमें हिस्सा लेना है। बस ये सिर्फ हिस्सा लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी इनको, इनके पास न बताने के लिए कुछ है, न दिखाने के लिए कुछ है, और न ही कोई नीति है, न नेता है, न नियत है। ठीक है, फराज किदवई जी। देखिए, अभी हमारे आनंद दुबे जी ने एक बड़ी बात कही कि विपक्ष के लोग जो हैं दूसरे नेताओं को गाली दे रहे हैं। जरा ये सुनिएगा, ये महेश शर्मा जी हैं, इनके सांसद, इनको सुनिए। सुन लीजिए, अब सुनिए, महेश शर्मा जी इनके सांसद हैं। कन्हैया कुमार वाला तो मैं सुना भी नहीं सकता। गलत बात है स्वाति जी, मुझे अपनी बात कन्हैया कुमार वाला मैं सुना पहले सुन लीजिए आनंद जी। तेजस्वी यादव की सभा वाला तो मैं सुना भी नहीं सकता हूँ। माँ की गाली बोलने दूंगा। स्वाति जी, अगर ऐसे डिबेट होगी तो मैं भी यही करूंगा। गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा जी का वीडियो है, जो बुलंदशहर में एक चुनावी जनसभा में कह रहे थे कि जो मोदी और योगी का नहीं हुआ वो अपने बाप का नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं इस पैनल में जितने लोग हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते उनको इतनी बड़ी गाली, ठीक है, इनके सांसद गालियां दे रहे। सुनिए, 100 करोड़ वोटर है भारत में, 65% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को वोट नहीं दिया। स्वाति जी, एक सेकंड, 65% का मतलब कितना हो गया कि करीब 65 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोगों को इतनी गंदी गाली देंगे इनके सांसद। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि देश के गद्दार हैं। स्वाति जी, अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आप देश के गद्दार हैं क्या? ये इनके सांसद कह रहे हैं, ये इनका है चाल चरित्र। आनंद जी जवाब दे रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। आनंद जी वीडियो दिखा रहे थे फराज किदवई जी। देखिए, इन्होंने तो महेश शर्मा जी का बयान सुना दिया। मैं आपके चैनल पे कहता हूं, महेश शर्मा जी ने इस तरह का बयान अगर दिया है, अगर ये वीडियो सही है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्हें यह बयान नहीं देना चाहिए, मैं कह रहा हूं। पार्टी से कम निकाल रहे हैं। लेकिन सुनिए, अरे पार्टी से कम निकाल मां की गाली दिलवा रहे हो फराज किदवई जी आप। अरे सुनिए, जो मां की गालियां दिलवा रहे हैं आप, वो कौन दिलवा रहा है?
आपने तेजस्वी यादव के मंच से रामविलास पासवान जी की पत्नी को गाली दिलवाई है, मां की गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दी गई है कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में। मैं तो वो वीडियो सुना भी नहीं सकता हूं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आपको इतने घटिया स्तर पर गिर चुके हैं आप लोग कि मां बहन की गाली चुनावों पर चर्चा हो रही है। 65 करोड़ नहीं आती है लोगों को आपके आपको सांसद बोल रहे हैं इस कि तरह वो अपने लोगों बात का नहीं इस है। तरह से आप गालियां दे रहे हैं। कितनी गंदी मंच गाली से खड़े होकर आप बताइए गालियां दे रहे स्वाति हैं। जी, मैं तो टीवी प्रधानमंत्री जी के मरने की बात कर कर रहे हैं आपको। सांसद ने बोला शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि देश के गद्दार आपकी नवेद भाई, अगर आपने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, क्या आप देश के गद्दार हैं? ढूंढे नहीं मिलेगी। आप अपने पैनल से पूछिए स्वाति जी ढूंढे कि नहीं जिन लोगों ने मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, क्या वो देश के गद्दार हैं? उस पर ये जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन नहीं, उस पर जवाब ये नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको देश में नफरत फैलानी है, नफरत फैला करके इनको वोट लेने हैं। अरे साहब, आपके कार्यकर्ताओं को और मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी उत्तर प्रदेश की जनता कर चुकी है। इसी तरह के भाषा का प्रयोग आप करिए। चलिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। पीलीभीत की अगर बात करें तो 48% मतदान अब तक हुआ है। सहारनपुर में 53% मतदान और 8 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। शाम 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। सहारनपुर में 3 बजे तक की जो स्थिति है 53.31%। 8 सीटों पर लोकसभा के लिए वोटिंग लगातार चल रही है और 8 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, कैराना, नगीना जैसी तमाम सीटों पर इस वक्त वोटिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है और लोग पहुंच रहे हैं बूथों पर वोट देने के लिए। आठ लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है और आप देखिए जगह जगह से तमाम शिकायतें भी इस बीच निकल कर आ रही है। सपा पार्टी के कैंडिडेट्स कुछ जगहों पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उनके कैंडिडेट्स के लिए लगातार नेगेटिव कैंपेनिंग करवा रहा है। उसके साथ साथ जो लोग हैं उनको वोट भी नहीं डालने दे रहा है। तो सहारनपुर से ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा कुछ और सीटों को लेकर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कहां पर क्या परसेंटेज रहा वोटिंग का, वो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है। पहले चरण का 8 जिले और गेस्ट इस पर जुड़े हुए हैं, तमाम खास मेहमान। एक बार मैं रुक कर लेती हूँ नवेद शिकोजी का। नवेद शिकोजी, आरोप बहुत गंभीर है। जहां अभी सुना रहे थे फराज किदवई जी एक वीडियो दिखा रहे थे, उस पर रिएक्ट भी किया आनंद दुबे जी ने। इस तरह के मामले वाकई में शर्मनाक है। अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है लोकतंत्र के लिए, बहुत शर्मनाक बात है। नहीं, देखिए, हेट स्पीच जो है ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसके ऊपर कानून भी बहुत सख्त है और आयोग भी बहुत सख्त है और शिकायत होना चाहिए, गिले होना चाहिए, शिकायतें होना चाहिए। और चुनावों में इस तरह की नफरत की भाषा और गालम गलौज और एक दूसरे पर निजी टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक कोई नहीं है। और ये सिर्फ ये सत्तारूढ़ या विपक्ष, हर दल की तरफ से इस तरह के बयान आते रहे हैं, इस पर कार्रवाइयां भी होती रही हैं और कार्रवाई होना भी चाहिए। अगर इस तरह की हेट स्पीच के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो सवाल उठेंगे। लेकिन स्वाति जी, मैं आपकी बहुत सारी डिबेट में शामिल होता हूं और आपकी चर्चा ट्रैक पर चलती है। आज की चर्चा, आज हम लोग जो बैठे हैं 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में आपका चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है और 8 सीटों पे हम लोग चर्चा करने बैठे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज आप ट्रैक से आपकी डिबेट जो है कभी हेट स्पीच पे जा रही है, कभी कहीं जा रही है। आज उन 8 सीटों पे जहां मतदान हो रहा है, दर्शक आज उसकी समीक्षा, उसकी बात और उसके ऊपर जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस चर्चा में वो शामिल हो। तो मुझे लगता है कि उस पर बात होना चाहिए। कम समय बचा है और कम समय में ही इस पर बात हो पाई है और इधर उधर नवेद जी, 8 जिलों को किस तरीके से विश्लेषण आप कर पाएंगे? रामपुर और जो हॉट सीट्स हैं, मैं चाहती हूं उस पर आप अपना विश्लेषण जरूर कीजिए। मैं उसी पे आना चाहता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेट स्पीच एक बड़ा विषय नहीं, इसके ऊपर आप चर्चा करिएगा और मुझे लगता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट होगा और होना चाहिए। इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, इसका कोई ना कोई रास्ता निकलना। लेकिन आज एक चर्चा हुई थी आज इसी पैनल में। 2 चीजें हैं, 2 शक्तियां जो लड़ रही हैं। मैं पहली चीज तो यह कहूंगा कि एक तरफा मुकाबला कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में होगा, मुझे पता है।
जहां पर उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, लेकिन आज जहां चुनाव हो रहे हैं यहां एक कहीं ना कहीं चुनौती दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, और मुकाबला बराबर का है। क्योंकि मैं फिर यही बात कहूंगा कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें हासिल कर लेता है, और पिछले लोकसभा उसकी अपनी आप में मिसाल है, जब भाजपा तब भी बहुत मजबूत थी, आज भी बहुत मजबूत है। दूसरी बात, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि दोनों दलों और दोनों गठबंधनों की कमजोरियां आज जो नजर आ रही हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा संकट क्या है, जैसा कि फराज जी ने और बहुत सारी चर्चाएं की गई कि भाई बहुत अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सब लोगों को साथ में लेके चलती है, चुनावी समीकरण बड़ा मजबूत होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ठाकुर नाराज हो गए। कैसे नाराज हो गए, बड़ा सवाल है। भाजपा की दक्षता, भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है, और उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। एक चीज, बाल्यान एक बहुत बड़े नेता है, पश्चिम के राजा कहे जाते हैं, बड़ी उम्मीद है। जरा उत्तराखंड की तस्वीर, बहुत माफी के साथ इस वक्त उत्तराखंड की जरा तस्वीर एक दिखानी है दर्शकों को। वहां पर लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए, तमाम सेलिब्रिटीज भी पहुंची हैं, और जो जानकारी आ रही है कि उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, मिस इंडिया रह चुकी हैं, वो भी वोट करने के लिए पहुंची हैं, कोटद्वार पहुंची हैं। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड में अभिनेत्री हैं, और देखिए जिस तरीके से आम लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, खासतौर से उत्तराखंड के जो लोग हैं, और उर्वशी रौतेला भी पहुंची हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। अच्छा रहा अनुभव। मैं मेरे पूरे परिवार संग यहाँ पे आई हूँ, और हम सभी ने वोट कर दिया। इनफैक्ट हम पहले लोग थे जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन के नाते यहाँ पे वोट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक एज अ भारतीय आई थिंक हम सभी को अपने घरों से सबसे जल्दी निकल के वोट करना चाहिए। और चर्चा हमारी लगातार चल रही है। नवेद जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद। तो मैं भाजपा के पक्ष की बात कर रहा था कि ठाकुरों का क्षत्रिय अगर नाराज है, बड़ी बात है कि वो नाराज है। दूसरी बात है कि बाल्यान जी बड़े नेता है, वहां उनका विरोध हो रहा है। भाई इतना अनुशासन है जिस पार्टी में, जितनी बड़ी ताकत है, वहां पर भी अगर विरोध हो रहा है तो ये गलत, और ये विरोध सड़क पे आया है, चौराहे पर आया। ये कमजोरी आज के चुनाव में, आज के मतदान में, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की हो गई। दूसरा पक्ष समाजवादी पार्टी जो लड़ रही है, बराबर से लड़ रही है, उसमें अखिलेश यादव जी ने आज के फेस में जो चुनाव हो रहा है, इसी में 2 सीटों में कितनी अफरा तफरी मची, इनको दिया, फिर उनको दिया, फिर इनको दिया, फिर उनसे छीना, और कहा यह गया कि हसन साहब का जो एक छोटी सी बात जो अभी जिक्र कर रहे थे, क्या क्षत्रिय समाज कुछ नाराज है? नहीं, नाराज नजर आया है, बाकायदा उनकी सभाएं हुई, हम लोगों ने आपके चैनल पे ही देखी है, वो बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी बात दूसरा बिंदु रख दूं आपकी पार्टी से, माफी चाहेंगे। आपकी पार्टी में क्या हुआ है कि जहां पर आप जीत सकते हो, जहां आपका जनाधार है, जो सीटें आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से छीनने की कोशिश की थी, वहां पर आपके अध्यक्ष ने जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर हास्यास्पद स्थिति बना दी है, वो एक कमजोरी है। दूसरी बात, मैं पूरी बात 10 सेकंड बहुत जरूरी बात कहना जा रहा हूं। कहा यह गया, समाजवादियों ने कहा गया कि साहब ऐसा है कि हसन साहब को इसलिए हटाया गया, कोशिश की जा रही है कि ध्रुवीकरण ना हो, मुस्लिम कैंडिडेट कम हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण यही पश्चिम से शुरू करती है, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट कम होंगे तो उसके पास गुंजाइश कम होगी। तो ठीक है, आपने हसन साहब को हटा दिया, आपने जो है वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, अच्छी बात है, आपकी पॉलिसी अच्छी है। लेकिन आपने रामपुर में क्या किया? रामपुर में भी तो यही चाहते थे आजम खान साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में उन्होंने कहा था कि आप हिंदू कैंडिडेट खड़ा करिए, आप खुद खड़ा हो जाओ। आपने बस 5 सेकंड और आपने एक मौलाना को वहां खड़ा कर दिया। वो मौलानाओं से, इमामों से आपके आजम खान साहब इतना चिढ़ते हैं, हम लोग गवाह हैं कि वो अपने सामने किसी मुस्लिम धार्मिक मौलाना को देखना नहीं चाहते थे। आपने उनके जख्म पे नमक छिड़क दिया। दूसरी बात ये, ध्रुवीकरण क्या रामपुर में मौलाना के खड़े होने से नहीं होगा और हसन साहब के खड़े होने से हो जाएगा? ये बड़ी कमजोरी है, मैं समझता हूं। और कहीं ना कहीं मैंने दोनों पक्षों की बात कही कि बीजेपी की कमजोरी भी नजर आ रही है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी कमजोरी नजर आ रही है। ठीक है अमन पांडे जी, अपनी 1 मिनट सर, 1 मिनट बस। अमन पांडे 30 सेकंड दीजिएगा मुझे अपनी बात कंप्लीट करने को। नावेद जी ने जो कहा कि आरएलडी उधर है और भाजपा जो साथ में हम लोग मिले हुए, और 2019 चुनाव में जो उन्होंने बताया कि गठबंधन जो बना हुआ था और बीजेपी ने सीट हारी वहां पर, तो ये आप भूल जाते हैं कि उस टाइम पे हम बसपा और सपा के साथ थे। 19 में सीट पश्चिम में बीजेपी हारी, वो इस कारण हारी कि लोकदल उनके साथ नहीं था। इस बार समीकरण उलट गया है।
इस बार लोकदल भाजपा के साथ में मजबूती से खड़ा हुआ है। एक बात और बताना चाहूंगा कि जो अभी किदवई साहब बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी की, कि देखिए आपका जो वोट शेयर 2022 में बढ़ा था वो आपकी जो घटक दल साथ में थे उनकी वजह से बढ़ा था। आज आप अकेले हो और आपके साथ फिर से वही कांग्रेस 17 में आई थी आपके साथ में। 17 में आपकी गठबंधन हुआ, आप लोग आपस में लड़ के वापस चले गए। 19 में आपने फिर से गठबंधन किया, उसमें कांग्रेस बाहर चली गई। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी इस टाइम पे मोस्ट कंफ्यूज्ड है। और जैसे कि जैन जी ने कई जगह बताया था अपनी सभा में कि ये गठबंधन दो लोगों का है, एक ऑलमोस्ट पीएम और एक ऑलवेज सीएम। तो वो दोनों लोग जो है एक ऑलमोस्ट पीएम बन चुके हैं। अखिलेश यादव का एक बयान भी काफी चर्चाओं में रहा, जिसमें जयंत चौधरी पर बड़ा कटाक्ष किया था उनको। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने लगातार देखिए अपने जो घटक दल हैं उन पर लगातार कटाक्ष करने का काम अखिलेश जी करते रहते हैं। और समाजवादी पार्टी को बोला गया तो मुझे मौका दे दिया। और अखिलेश जी को ये चीज देखना चाहिए कि उन्होंने अपने घटक दलों से इतना इनसिक्योर क्यों है। वो 2022 में आप देखिए ऐसे सीटें बांटी उन्होंने, वो बात उस टाइम में बाहर नहीं आई, अब बाहर आ गई। 24 में कैसे उन्होंने किया, बहन पल्लवी पटेल जी कि आपने उनको धोखा दे दिया इन समय पर। उन्होंने तो आपको राज्यसभा की एक सीट दी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग उनके साथ नहीं बने रहे। वो जनता बताएगी 4 जून को धोखा किसने किसको दिया। कमाल कर पाएंगे? आप एनडीए में आ गए हैं यहाँ पर। देखिए अभी तो हम एनडीए के साथ मजबूती से हैं और तो है आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इस पर कोई सस्पेंस है अभी? ठीक है, जल्दी से उसके बाद देखिए 3 बातें हुई स्वाति जी। हाँ स्वाति जी 3 बातें यहाँ पे हुई। सबसे पहली बात तो हम अपने आरएलडी के भाई का जवाब दे दें कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, देखिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। ये गारंटी है कि समाजवादी पार्टी न कभी बीजेपी के साथ थी, ना है और ना रहेगी। ये मतलब 2000% की गारंटी है। नवेद भाई भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। कंफ्यूज जयंत जी हैं जो चवन्नी पलट गई, पहली बात। दूसरी बात, भाई ने हमारे बात की, नवेद भाई ने राजपूत समाज की। अरे साहब ट्रेडिशनली राजपूत समाज, राजपूत भाई तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है हमेशा से। कल हमारे बहुत बड़े नेता हैं राजपूत समाज के, अरविंद कुमार सिंह गोप साहब, कल मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में ये घूम रहे हैं। उनकी जबानी उत्तर प्रदेश का राजपूत समाज का कम से कम 80% वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से ये अखबारों में और आजकल सब जगह देखने को मिल रहा है कि राजपूत समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रहा है, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात नवेद भाई की बात का मैं जवाब दूंगा। नवेद भाई की बात का मैं जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा आजम खान साहब को मौलानाओं से बड़ी चिढ़। देखिए ऐसी बात मत करिए। आजम खान साहब जब नमाज पढ़ते हैं फ्राइडे को तो किसी ना किसी इमाम और मौलाना के पीछे ही पढ़ते हैं। और आप अपने सोर्सेज से पता करिएगा कि रामपुर के टिकट में आजम खान साहब का भी उसमें सेटिस्फैक्शन है, चाहे आजम खान साहब हो चाहे एसटी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि यहां पर अगर मान लीजिए संजीव बालियान जी का विरोध करने लगेंगे इनके विधायक, यहां पर एसटी हसन साहब के, मैं भारत समाचार आजम खान साहब कहते हैं सियासत में मौलानाओं को नहीं आना चाहिए, वैसे उनका सम्मान है। मैं गवाह हूं, काबे के इमाम आए थे अखिलेश यादव जी की दावत, उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, मैं मौलाना गिरी में नहीं पढ़ता हूं। सुन तो लिए बात तो उन्हीं के गढ़ में उन्होंने एक जो है वो इमाम को खड़ा कर दिया। पूरी बात मेरी कंप्लीट होने, जिनका कोई ग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल। अरे नवेद भाई सच्चाई है, आप जानते हैं, आप वरिष्ठ आदमी हो। आप तो कभी ऐसा नहीं करते थे। आपका टर्न पूरा हो गया है। फराज किदवई जी, फिर आपके पास आऊंगी। तमजीद अहमद जी, आनंद जी आ रही हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। हाँ स्वाति जी। जी स्वाति जी बताइए। एक बार दोहरा दीजिए जी। सवाल यही है, देखिए बात हो रही है, अभी फराज किदवई जी कह रहे थे रामपुर की सीट पर बात हो रही है। अगर एक तमाम सीटों को देखें तो आप लोग बता रहे हैं कि ये सारी चीजें, लेकिन उतनी मजबूती दिख पा रही है क्योंकि कैंपेनिंग भी बहुत देर से शुरू हुई, आपके यहाँ रैलियां भी बहुत देर से शुरू हुई। स्वाति जी कुछ भी देर से शुरू नहीं हुआ है, ये एक परसेप्शन बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि देर से शुरू। क्या देर से शुरू हुआ बताइए? चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई दस्तावेज होता है तो आपका घोषणा पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र देने तक में नाकाम रह गई थी। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले शुरू कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार शुरू किया उससे पहले राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले गए, मणिपुर से लेकर मुंबई तक पैदल गाड़ी से चले गए। कुछ सीटें भी आपकी फाइनल नहीं है तमजीद जी। नहीं, कौन सी सीटें फाइनल नहीं? कौन सी सीटें फाइनल नहीं है बताइए? हर सीटें फाइनल होती है स्वाति जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। चुनाव पूरी तरीके से मुद्दों का चुनाव हो रहा है। जिस तरीके की बेरोजगारी, भयंकर बेरोजगारी मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ अन्याय अत्याचार, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों के खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं।
आप स्वाति जी अगर देख रही होंगी कि इस समय तक करीब 56 से 57% वोट 3 बजे तक पड़ चुका है। सीधा सीधा ये इंडिकेशन है, सीधा सीधा सिम्टम्स है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ रहा है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उत्साह डाल के जिस तरीके से इस तरह के धूप में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं, ये सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ रहे हैं। आप 4 जून तक इंतजार कीजिए, 3 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी 4 जून का इंतजार मुझे भी रहेगा, आप लोगों को भी रहेगा, वो तस्वीर सबके सामने आएगी। 10 सेकंड। जब 3 बजे तक भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया कि बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने शासन प्रशासन और बेईमानी पर उतर आए। लेकिन उससे भी काम चलेगा नहीं, कुछ बूथों पर भी बेईमानी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही सवाल आनंद दुबे जी से लेंगे, यही सवाल जो अभी जो तस्वीरें आ रही थी। आनंद दुबे जी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस पर सीरियस है, क्योंकि लगातार कई जगहों से तस्वीरें आई, रामपुर से तस्वीर आई, उसके पहले भी कुछ जिलों से तस्वीरें हम लोग भारत समाचार पर दिखा रहे हैं। इसको लेकर कोई अभी तक सीरियस स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा है? लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोगों के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनके मतदाताओं को पहुंचने नहीं दे रहे हैं वोटिंग के लिए। जी देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि उसकी हार हो रही है, तो वो इस तरह के फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, इस तरह के झूठे आरोप लगाता है, अपने 2-4 समर्थकों को खड़ा कर लेता है, फिर उनसे आरोप लगवाता है। ये सब देखिए, आप 2014 के बाद से लगातार ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग ने इनको बुलाकर ईवीएम के सारे पार्टियों को बुला के एक-एक चीज क्लियर कर दी, फिर भी आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को कड़ी फटकार लगाई, कहा कि आप लोग संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मानने वाले लोग नहीं है, ये इसी तरह का आरोप लगाएंगे, इसी तरह का झूठ बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है इनको हारना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इन जिन क्षेत्रों में ये चुनाव हो रहा है, ये किसानों का क्षेत्र है। यहां पर हमारे किसान भाइयों का क्षेत्र है, गन्ना किसानों का क्षेत्र है। यह सबको पता है कि 29 चीनी मिलें सपा और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में बेची गई, उनको बंद कर दिया गया। इस तरह की घटनाएं हुई। जिस बात ये रमाला में चौधरी चरण सिंह जी के इलाके में रमाला चीनी मिल को बंद कर दिया गया, हमारी सरकार ने उसको शुरू किया। गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं होता था, साल भर वो बेचारे दौड़ते रहते थे। आज उनको समय से पेमेंट मिल रहा, 2.5 लाख करोड़ के आसपास हम पेमेंट कर चुके हैं। इनके समय में 2013-14 में कृषि बजट था 27,000 करोड़, 27,000 करोड़ केवल कृषि बजट था 2013-14 में, आज बढ़ के 1,27,000 करोड़ हो चुका है। ये बात करते हैं किसानों की, जिन्होंने जीवन भर किसानों को लूटने का काम किया, जिन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है उनको। आज उत्तर प्रदेश में जो लंबित परियोजनाएं हैं, चाहे बाण सागर परियोजना हो, चाहे अर्जुन सागर परियोजना हो, चाहे बंडई बांध हो, चाहे सरयू लिंक हो, सारी परियोजनाएं जो 40 साल से लटकी हुई थी, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इन्होंने तो किसानों को भी लूटा, युवाओं को नौकरी के नाम पर लूटा, बेरोजगारों को लूटा और जमीनें कब्जा की। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया, और दोनों मिलके उत्तर प्रदेश लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनका बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार बैठी हुई है। स्वाति जी 20 सेकंड। ठीक है, बोलिए। देखिए, हमारे भाई आनंद दुबे जी जो हैं वो भी कृषि बजट की बात कर रहे थे। तो साहब, एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है आनंद भाई, 15 जनवरी 2024 की, उसका टाइटल है अकाउंट्स एट अ ग्लांस। उसको आप पढ़िएगा तो उसमें उस रिपोर्ट के हिसाब से स्वाति जी पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानी का कृषि का बजट था उसको सरेंडर पता है कितना किया है? 1.24 ट्रिलियन रुपीज। यानी कि अगर ट्रिलियन को हिंदी में बोलिएगा तो 1.24 लाख करोड़ पिछले 5 साल में इन्होंने सरेंडर कर दिया। भैया मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, डेट बता रहा हूं, अखबार बता रहा हूं। 15 जनवरी 2024 को इंडियन एक्सप्रेस की खबर। पहली बात। दूसरी बात, 2022-23 में पता है इन्होंने कितना बजट सरेंडर कर दिया? 22,005 करोड़। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो यूपीए के टाइम पर 0.8% ऑफ द जीडीपी होती थी, उन्होंने पता है कितनी कम की? 0.5% ऑफ द जीडीपी। एग्री एक्सपेंडिचर इनकी ही एनडीए 2 का जो एवरेज 0.8% हुआ करता था ऑफ द जीडीपी, वो 2024-25 में इन्होंने कितना कर दिया? 0.5% ऑफ द जीडीपी। तो हर चीज में, और मतलब एमएसपी भी इन्होंने बढ़ाई, तो मेजर फूड ग्रेन्स पर 4 या 5% से, और जो यूपीए के शासनकाल में होता था वो 7-8% के आसपास बढ़ाई। साहब, चीनी मिल के बारे में बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था
ये सेकंड जो 2019 वाला जो इलेक्शन था उससे पहले, कि अगर किसान अगर गन्ना किसानों को उनकी पेमेंट जो है चीनी मिलें अगर नहीं करती हैं तो चीनी मिल या मालिक या तो जेल में होंगे और वरना सरकार देगी। साहब, शामली जिले की 3 चीनी मिलें हैं, उसमें कितने हजार करोड़ का अमन पांडे जी, कुछ दिनों पहले जब आप लोग इनके साथ में थे, आर्यवानंद जी आप ही से जवाब लूंगी, तब इन तमाम मुद्दों को लेकर आरएलडी ने भी इसी पर मुद्दों पर सवाल उठाया। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुरादाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर हमारे सहयोगी ने वहां के एसपी से बातचीत की, क्या कुछ बातचीत हुई देखते हैं। मुरादाबाद में आज वोटिंग चल रही है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों सुबह से फील्ड पे राउंड कर रहे हैं, तमाम पोलिंग सेंटर पे व्यवस्थाएं देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिलाधिकारी मुरादाबाद मानवेंद्र सिंह जी। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, वोटिंग कैसी चल रही है सुबह से? वोटिंग ठीक चल रही है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है जी। और जो लोग आप लोगों ने जो आपने लोगों से आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, क्या वोटिंग हो रही है? आह्वान करना हमारा काम था, लगातार हमने स्वीप एक्टिविटीज की हैं और लोग निकल भी रहे हैं, ठीक ठाक मतदान भी हो रहा है। सर, एक चीज मैंने आज देखी है, जो हाई क्लास वर्ग था, जो वोटिंग डे को पिकनिक डे मनाता था, आज वो निकल के आ रहा, वो वोट कर रहा है, किसको श्रेय देंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, निकल के आ रहे हैं, उन्हीं को श्रेय देंगे, जो लोग निकल के आ रहे हैं उन्हीं को श्रेय देंगे। तो कहीं कोई हंगामा बवाल इस टाइप की कोई सब ठीक है। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने कुछ आरोप लगाए? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं क्या किस तरह का आरोप लगाया। जी, मुझे जानकारी नहीं। एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीना जी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कहीं कोई मारपीट तोड़फोड़ इस टाइप की कोई घटना हुई है क्या? देखिए, अभी तक सभी जनपद में सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा, कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कितनी टीमें और कितने अधिकारी सर फील्ड में हैं? सारा जो आयोग का जो निर्देश है उसके मानक के अनुसार सभी जगह पूरी टीमें लगाई गई हैं और सब जगह पर्याप्त मात्रा में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। सर, कहीं से अभी तक कोई शिकायत आई है क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई शिकायत आती, कोई उपद्रव करता तो क्या कार्रवाई होगी? उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। ये थे एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीना जी और डीएम मानवेंद्र सिंह जी, जो बता रहे थे कि पूरे मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है, कहीं भी कोई भी घटना अभी तक नहीं हुई है और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार वोटिंग कराई जा रही है। दीपचंद जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद। और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है ऑल ओवर यूपी में 8 सीटें जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, वहां का क्या परसेंटेज रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, वोटिंग परसेंटेज ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। सहारनपुर में 53.31% और बात की जाए नगीना की तो यहाँ पर 45.15, और इसके अलावा जो अगली सीट है मुरादाबाद की है, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 46% वहाँ पर अभी तक वोटिंग परसेंटेज रहा है। इसके अलावा पीलीभीत में 46% वोटिंग हुई है अभी तक। तो ये तमाम जो अपडेट हैं चुनावों से जुड़ी हुई 3 बजे तक का क्या अपडेट रहा है आपके सामने है, और चर्चा हमारे साथ लगातार चल रही है भारत समाचार पर। फराज किदवई जी, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आनंद दुबे जी। फराज, एक जो गंभीर आरोप लगा था कि समाजवादी पार्टी ने बार बार अपने कैंडिडेट्स को बदला है, एन मौके पर देखा होगा नवेश शिको जी टिकट दिया गया, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब जब सवाल पूछे गए तो आप लोगों ने बात टाल दी, इस पर क्या कहें? इतनी जल्दबाजी थी, फिर बदलाव क्यों? देखिए स्वाति जी, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, ये उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि किस सीट पर किसको टिकट देगा, वो एनालिसिस कर सकती है। जीतने की कौन कैंडिडेट कितना जीतने की पोजीशन में है, किस कैंडिडेट को हम आगे क्या सेट करेंगे, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी ये नहीं करती है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कहेगी भैया आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, प्रवेश वर्मा से पहले गालियां पड़वाएगी, उसके बाद में प्रवेश वर्मा को जो है वो बिल्कुल किनारे पर बैठा देंगे। तो तमाम इनके नेता हैं, सनी देओल से लेकर के और उपेंद्र रावत से लेकर के, और इनके जो तमाम नेता हैं, उनका इन्होंने खाली टिकट नहीं काटा बल्कि कुछ लोगों को तो जबरदस्ती इन्होंने राजनीति से संन्यास दिलवा दिया। तो हमारे यहां जो है आप देखिए कि एसटी हसन साहब की भी अभी आप बात कर रहे थे, उनकी तो नाराजगी लगातार है, मंच पर वो कई बार अपनी नाराजगी को शेयर कर चुके हैं, उनकी नाराजगी भी तो दिख रही थी। एसटी हसन साहब के मैं 6 इंटरव्यू भारत समाचार में ही दिखा दूंगा कि उन्होंने बार बार यही बोला कि जो भी डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लेंगे वो डिसीजन रुचि वीरा का समर्थन नहीं करूंगा, उन्होंने ये भी कहा, ये मैंने सुना था, रुचि वीरा का समर्थन नहीं करने की उन्होंने बात कही थी। आप पता करवा लीजिएगा क्षेत्र में जाकर के, आदरणीय एसटी हसन साहब पूरी जी जान लगा करके वहां मेहनत कर रहे हैं। अमन पांडे जी जल्दी से, अमन पांडे जी जल्दी से। किदवई साहब,
जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं मुरादाबाद क्षेत्र से अभी आया हूँ प्रचार करके, ST हसन साहब कहीं पर भी प्रचार में निकले ही नहीं रुचि वीरा जी के लिए। उन्होंने ये कहा कि जब अखिलेश जी आएंगे तो मैं उनका सम्मान करूंगा, लेकिन इस कैंडिडेट को मैं बहिष्कार करता हूँ। दूसरी बात देखिए, जो बात चल रही है कन्फ्यूजन की, कन्फ्यूजन है। और देखिए, आपकी लोकतांत्रिक पार्टी का, हर पार्टी की डेमोक्रेसी होती है, इंटरनल चीज़ें होती हैं, वो आप बिल्कुल आप जिसको चाहे टिकट दीजिए, काटिए, मत दीजिए, वो तो उतारिए। लेकिन जनता देखती है, जब विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल आप हैं, तो आपसे एक अपेक्षा की जाती है कि आप अच्छे कैंडिडेट दोगे। अगर यही काम है आपके पास पिछले 5 साल से, और क्या काम है आपके पास में? लेकिन अगर आप कैंडिडेट नहीं दे सकते हो, तो जनता देखती है कि ये कंफ्यूज लीडरशिप है, इनको हटा करके या इनको अच्छा, न चुन रामपुर करके। सीट पर भी सवाल उठे, रामपुर सीट पर भी रामपुर, सवाल उठे, मुरादाबाद, बिजनौर में भी इन्होंने ऐसा किया, मेरठ में अतुल प्रधान जी को टिकट दिया, वहां भी काट स्ट्रेटजी पर दिया, बार-बार रणनीति पर सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव जी गाजियाबाद में की। किया, नोएडा में किया, हर जगह पे ऐसे ही किया। उनकी रणनीति पर सवाल उठे, जो चीजें हुई। स्वाति जी, आज मैंने आपके चैनल पे एक फुटेज देखी, रामपुर के सपा प्रत्याशी जो हैं वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, नदवी जी काफी वर्षों से मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रामपुर, आजम खान का गढ़ रामपुर उजड़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चुनाव जीत चुकी है। ये ऐसा कई बार हुआ, जहां 55 के आसपास मुस्लिम आबादी है, वहां भी भाजपा जीतने लगी। ये वो दौर है। लेकिन इस चुनाव के बाद हमेशा समाजवादी पार्टी और रामपुर का कोई भी प्रत्याशी होता है, वो आके कहता है कि साहब हुआ क्या कि कहीं ना कहीं उनके कैंडिडेट को वोट देने से रोका गया। अब सवाल इस बात का है कि अगर कैंडिडेट को वोट देने से रोका जा रहा है तो समाजवादी पार्टी क्या करती है, वहां पर अपना विरोध क्यों नहीं व्यक्त करती है? ठीक है, आनंद दुबे जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आवाज नहीं है शायद कोई। तमजीद अहमद जी भी जुड़े हुए हैं इस पैनल में। तमजीद जी, देखिए तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं और मुद्दे भी बहुत सारे हो रहे हैं, और साथ ही साथ पक्ष विपक्ष उनके तमाम गंभीर आरोप भी हैं। आरोपों को तो चलिए छोड़िए, आप लोगों ने भी इस बार मेहनत की है। अब क्या लगता है कि ये जो 8 सीटें हैं, कौन सी बहुत ज़्यादा टफ है आप लोगों के लिए, कौन सी ईजी है? कुछ विश्लेषण आपका अपना हो इसमें। नहीं, निश्चित रूप से स्वाति जी, सारी सीटों पे हम लोग बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इस बार इस चुनाव को नेतृत्व कर रही है। एक बात समझिए, जिस तरीके से जनता इस बार खुद के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आई है, कोई भी समाज हो, क्षत्रिय समाज तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा का पूरा समाज आ गया, रिलीज कर दें, पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज आ गया। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने का और नवेद जी को भी शायद जाना है, नवेद जी भी, और आपको भी जाना है ना? उनको भी। जिस तरीके के हालात हो रखे स्वाति जी, निश्चित रूप से ये जनता खुद चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जिस तरीके से संविधान बचाने का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार ये बयान दिया कि हमें 400 सीट दे दीजिए, हम इस लोकतंत्र की हत्या कर लेंगे। आप समझिए कि चुनाव परिवर्तन ही ऐसे हुआ जब भारतीय जनता पार्टी जो लगातार, कई इनके नेता लल्लू सिंह हो चाहे हेगड़े, उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए और इस संविधान की हत्या कर देंगे हम। तो जनता भी समझ गई कि अब भारतीय जनता पार्टी अगले शासनकाल में पूरी तरीके से तानाशाही व्यवस्था कायम करने जा रही है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने वोट डाल दिया होगा, बहुत सारे लोगों को वोट डालने जाना है, तो मैं उन सबसे अपील करता हूँ, अपने घरों से निकलिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस चुनाव में वोट डालिए। लोकतंत्र में संविधान को बचाने के लिए वोट डालिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालिए। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ अन्याय, अत्याचार जिस तरीके से हुआ, उसके खिलाफ वोट डालिए। तो इस वक्त ये मौका है, इस समय देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जनता इस कार्य को पूर्णतः निर्वहन कर रही है। कोई सड़कों पे आके इस चीज का निर्वहन कर रहा है, कोई घरों से वोट मैदान में जाके निर्वहन कर रहा है। और जिस तरीके से क्षत्रिय समाज आपको सड़कों पे दिख रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल क्या है। ये मान के चलिए कि 2024 में ये देश भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने जा रहा है। ये मैं आपको अभी कह दे रहा हूँ, और 4 जून को इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए भारत समाचार पर चर्चा में। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारी ये चुनावी महाचर्चा लगातार जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।